नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। क्या सीजेआई बीआर गवई ने भी सरकार के दबाव में आकर घुटने टेक दिए हैं? किस ऐतिहासिक फैसले को सीजेआई ने वापस लिया? प्रशांत भूषण ने क्यों कहा कि ब्लैकमेल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जज? इतना बड़ा स्टेटमेंट प्रशांत भूषण की तरफ से आखिर कैसे आया? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज इस रिपोर्ट में। देखिए, भारत में इस बीच एक बहस जोरों से चल रही है, जो कि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या संसद बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पर, सीजीआई के किसी भी फैसले पर हर बार कुछ चुनिंदा नेता या सांसद आते हैं और उन पर सवाल उठाने का काम करते हैं और तमाम आरोप प्रत्यारोप और अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। इस बहस के बीच बीजेपी के कई नेताओं ने अपनी हदें भी पार की, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट इन भाजपा नेताओं के ऊपर एक्शन लेने का कोई जोखिम आखिर क्यों नहीं उठाना चाहता? क्यों सुप्रीम कोर्ट इन पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है? हालांकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में एक वकील ने याचिका लगाई थी, लेकिन फिर भी इन याचिकाओं को रद्द करते हुए इन तमाम नेताओं पर देखिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके पीछे का कारण हर कोई जानने के लिए उत्सुक हो रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए कई दिग्गजों पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया है, बाकायदा उनको जेल भेजा गया है, उनको सजा भी दी गई है, किसी को 6 महीने की, किसी को 2 दिन की, तो किसी पर देखिए 4 जुर्माना भी लगाया गया। बाबा रामदेव समेत तमाम नाम जो है मैंने आपको पहले ही बताए हैं, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी नेताओं पर आखिर सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों है? क्यों ये सारी की सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट इग्नोर कर रहा है? और इसी बीच अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट के बयान ने इस पूरे के पूरे मामले में भूचाल ला दिया है। दरअसल प्रशांत भूषण का बयान तेजी से सुर्खियों में है। बता दें कि प्रशांत भूषण ने यूएस में कहा कि सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, एनआईए और लोकल पुलिस को यह आदेश दिया गया है कि महत्वपूर्ण जजों, खासकर जो भविष्य में मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, जो जिन पर कह सकते हैं कि जो आने वाले टाइम में सीजीआई बन सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में किसी हाई कह सकते हैं कि ऊंची अपॉर्चुनिटी जिनको मिल सकती है, कोई उनको बड़ा पद मिल सकता है, उनके खिलाफ उनकी निजी जानकारियां इकट्ठा करें। अगर उन्हें कुछ मिलता है तो सरकार उसका इस्तेमाल जजों को ब्लैकमेल करने के लिए करती है। देखिए, इतना बड़ा बयान, इतना बड़ा खुलासा भारत में तो नहीं, पर भारत के वकील ने यूएस में जाके किया। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप सरकार की लाइन पर नहीं चलेंगे तो हम आपको या आपके बच्चों को जेल में डाल देंगे। ये अफवाह नहीं है, ये सिर्फ महज अफवाह नहीं है, ये सब हो रहा है। और दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट में इतना साहस नहीं है कि वो अब सरकार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामले में खींच सके। क्योंकि देखिए, उपराष्ट्रपति के ऊपर मैंने आपको बताया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला और निशिकांत दुबे के ऊपर भी चला, लेकिन क्या हुआ? उन पर रोक लग गई और वो मामला वहीं के वहीं ठप हो गया। तो ये जो एडवोकेट हैं, इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया और ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा काला चिट्ठा इन्होंने खोल दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। और लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पर सामने निकल कर आ रही हैं कि यही कारण है शायद अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट शांत बैठा है और वो सारी की सारी जो अर्जियां थी, जो याचिकाएं थी, उनको रद्द कर दिया गया है। वही एक और घटना आपको बता दें कि एक और घटना हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति के दबाव में अपना फैसला पलट दिया, जिससे फिर वही सवाल उठता है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं? हालांकि सीजीआई, जो नए सीजीआई आए हैं बीआर गवई, उन्होंने पहले ही बोला था, मतलब उन्होंने ये क्लियरिटी दी थी कि वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे, सरकारी पद नहीं लेंगे, ये वो तमाम चीजें सामने निकल कर आई थी, जिससे लोगों का विश्वास जो है मजबूत हो गया था कि ये जो है सरकार के दबाव में नहीं आने वाली। लेकिन अब जो चीजें सामने निकल कर आ रही, उससे कयासबाजियों का बाजार गर्म हो गया है और लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जैसी
जो कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, वो शांत कैसे बैठा है। ये मामला आपको बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति शेखर यादव से जुड़ा हुआ है। ये दूसरा मामला देखिए, शेखर यादव ने बीजेपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में गए, वो उन्होंने हिस्सा लिया, और उस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए जब वो मंच पे गए, और मंच पे जाकर देखिए अच्छी अच्छी चीजें बोली जाती हैं, तमाम चीजें बोली जाती हैं जिससे जो पब्लिक रहती है, हमारी ऑडियंस, वो खुश हो सके। शेखर यादव ने मंच से कहा कि कानून और न्यायालय जो है, जो न्यायालय है अपना, वो बहुसंख्यक के अनुसार चलेगा, और उन्होंने पूरे के पूरे जो पूरा मुस्लिम समुदाय है उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जो कि काफी गंदा कह सकते हैं, भद्दा कह सकते हैं, भाषा का कोई स्तर ही नहीं है। कटमुल्ला शब्द का उन्होंने जो है प्रयोग किया मुस्लिम समुदाय के लिए, जिसके बाद पूर्व में रहे सीजीआई संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया, और जस्टिस शेखर यादव को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम है उसमें पेश होने का आदेश दिया। हालांकि जस्टिस शेखर यादव सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में आते हैं, पेश होते हैं, और तमाम जो है अदालत में आके जो भी प्रोसीजर होता है वो सब होता है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पेश होने के बावजूद भी उन्होंने अपने शब्द, अपनी अनुचित भाषा के लिए माफी नहीं मांगी। फिर क्या होता है कि फिर सीजीआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव, जिन्होंने मुसलमानों को कटमुल्ला कहकर पुकारा और कहा कि अदालत बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगी, उन पर इन हाउस जांच बिठा ली। इन हाउस जांच सुप्रीम कोर्ट की अपनी निजी प्रक्रिया होती है जिसमें दूसरी बॉडी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। वो जो कोर्ट होता है उसकी प्रक्रिया होती है, और वही जो है सारी चीजें देखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जांच सीजीआई खन्ना के समय बिठा ली गई थी, जो इन हाउस जांच थी, जो अब बीआर गवई की देखरेख में चल रही थी, और अब उस जांच पर जो है खबरें, उस जांच पर देखिए कंफर्मेशन ही आ गई है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कहने पर जांच को रोक दिया गया है। जबकि इन हाउस जांच में सिर्फ जो कोर्ट रहता है, सुप्रीम कोर्ट रहता है, वही उसमें उनकी ही इन्वॉल्वमेंट होती है। दूसरी बॉडी में आपको क्या बताया कि दूसरी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। उसके बावजूद भी उपराष्ट्रपति के द्वारा एक पत्र जाता है, उसके बाद इस पूरी की पूरी कार्रवाई को, जो ये जज थे, इन पर जो कार्रवाई होने वाली थी उसको वहीं के वहीं रोक दिया जाता है। और ये बताया गया कि किसी जज पर कार्रवाई करना सदन का काम है, यह अधिकार सदन का है, किसी कोर्ट का नहीं। जबकि कैश कांड वाले जो जस्टिस हैं वर्मा, आपको याद होगा, उनके खिलाफ इन हाउस जांच की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है, जिसको बिल्कुल भी नहीं रोका गया, जो कि कार्रवाई कोर्ट के द्वारा ही चल रही है। इससे भी सवाल उठते हैं कि क्या जो सीजीआई बीआर गवई हैं, यहाँ पर उन्होंने भी सरकार के सामने, वो जो हैं, जो जिन सीजीआई से इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें रखी जा रही थी, क्या उन्होंने भी अब सरकार के सामने वो भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं? क्या वो भी बैकफुट पर चले गए हैं? हालांकि जो भी कुछ हो रहा है उससे जो सीजीआई हैं, नए सीजीआई बीआर गवई, वो भी अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। वही एक और मामला तमिलनाडु प्रकरण से भी जुड़ा हुआ है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन की याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु सरकार के सभी 10 के 10 जो बिल थे, जो अटकाए गए थे, कई दिनों तक, कई महीनों तक जो बिल अटके पड़े थे राज्यपाल के पास से, जिन्हें राज्यपाल ने रोक रखा था, उन्हें पास कर दिया बिना राज्यपाल की मर्जी के, बिना राज्यपाल की इजाजत से। और साथ ही साथ हिदायत भी दी कि 3 महीने के अंदर ही अंदर राज्यपाल को उस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। इफ अगर कोई बिल आता है तो राज्यपाल ये नहीं कि भाई अटका के रख दिया, पड़ा है बिल, पॉकेट जो पॉकेट वीटो रहता है उसमें पड़ा है वो बिल, और राज्यपाल बिल को अटका सकता है, ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 3 महीने के अंदर उस पर संज्ञान ले ही लें। इस फैसले के ठीक बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 14 सवालों की झड़ी लगा दी, जिसका जवाब भी जो नए सीजीआई आए हैं गवई, उन्होंने इसका जवाब भी दिया। और अब कहा जा रहा है कि ये ऐतिहासिक फैसला जो तमिलनाडु में लिया गया था कि किसी भी राज्यपाल को या राष्ट्रपति हैं, उनको 3 महीने के अंदर अगर बिल उनके पास जाता है तो उनको जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए, और उनको 3 महीने के अंदर संज्ञान लेना पड़ेगा। ये जो ऐतिहासिक फैसला तमिलनाडु में लिया गया, इस फैसले को भी पलटा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने 8 राज्य के गैर भाजपा, ये राज्य भाजपा में जिन राज्यों में सरकार नहीं है, उन 8 राज्यों में उन 8 राज्यों के जो मुखिया हैं, कह सकते हैं गैर भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एक साथ आने को कहा।
एक साथ मिलकर मजबूती से इसके खिलाफ खड़े होने को कहा और इस पर काफी गहरी चिंताएं भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है बल्कि और दूसरे राज्यों की भी बात है, और दूसरे राज्यों में भी जो ये फैसला तमिलनाडु को लेकर आया, तमिलनाडु में जो ये फैसला लिया गया, ये पलटा जा सकता है और दूसरे राज्यों में भी ये स्थिति, ये मंजर देखने को मिल सकता है जहां केंद्र के दबाव के कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसले को पलटा जा सकता है। ये बात उन्होंने साफ भाषा में, साफ शब्दों में जो है सबके सामने रखी और उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी गंभीर सवाल उठाए। देखिए, एक स्टेट का अगर कोई मुखिया है, एक स्टेट के मुख्यमंत्री न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी गंभीर होती जा रही है, जिससे अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या न्यायपालिका सत्ता के दबाव में चल रही है। क्योंकि देखिए, हमारे देश में जो है सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ही जब अगर केंद्र के या सरकार के दबाव में आ जाता है और या शांत बैठ जाता है, फिर उस पर चारों तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, तो ये सवाल, जितने भी सवाल जो उठ रहे हैं, सवाल उठने लाजमी है। तो इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे के पूरी खबर पर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में हमें देना बिल्कुल भी ना भूले। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PRB। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।